कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्लेन मिरर है जिसमें हम अपना रोज़ चेहरा देखते हैं, ठीक है। और फिर आगे कंडीशन ये दी है कि अगर हम मिरर को उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 20 सेंटीमीटर दूर ले जाएं, तो अब ये बताइए कि जो पहले इमेज आपकी जहाँ बन रही थी, अब वहाँ से कितना शिफ्ट हो जाएगी? सभी का आ गया इतना ही? 20 भी आ रहा है, कुछ 20 भी सुनाई दे रहे हैं नाम। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, उसको 80 सेंटीमीटर रखा गया है। एक हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये प्लेन मिरर है हमारा, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। किसी को खड़ा कर देते हैं, किसको खड़ा कर दें? शिवम को खड़ा कर दें। और नहीं मिला कोई? ये हो गया प्लेन मिरर आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बीच की, ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। अब हम सब जानते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर की जितनी दूरी होती है, इमेज उतना ही पीछे बनती है। तो इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी? यहाँ से 80 पे ही बनेगी। तो आपकी इमेज यहाँ कहीं, ये 7 जो है यहाँ खड़े नज़र आएंगे। 7 हैं क्लास में? यस। हाँ, और जसजोत है क्लास में? यस। हाँ, तो ये 80 सेंटीमीटर दूर बन गई। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन ये कह रहा है कि अगर मिरर को 20 सेंटीमीटर आगे मूव करा दें, यानी मिरर उठा के कोई पीछे ले जाए, ठीक है, तो मिरर को हम उठा के यहाँ ले आए, नई कंडीशन में ले आए। दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको। मिरर को हम यहाँ ले आए, मिरर को शिफ्ट किया हमने 20 से। अब मिरर को 20 से शिफ्ट किया, ये 7 तो यहीं खड़े हैं। जसजोत जो है मिरर को पीछे उठा के ले गया। अब जो 7 की इमेज है, अब 7 का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, वो कितनी हो गई बताओ? ये इतनी है। हाँ, अब जो डिस्टेंस है वो हो गई 80 और प्लस 20 का जो शिफ्ट हुआ है, इट मीन्स 100। अब प्लेन मिरर में जो रूल है इमेज फॉर्मेशन का, वो तो बदलेगा नहीं। क्या रूल है? जितना डिस्टेंस इमेज का ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का होगा। अब जो इमेज है जसजोत की, वो भी उतना पीछे भागेगी। कहाँ जाएगी वो? इतना ही आगे जाएगी, 100 जाएगी ना आगे यहाँ से। मैं मिरर से तो 100 जाएगी ना पीछे। नहीं सर, 80 + 20 करवाइएगा। हाँ, 80 + 20, ठीक है। तो चलो पीछे ले चलते हैं इनको। यहाँ आ गई इमेज। अब ये 7 यहाँ खड़े हुए हैं, पहले यहाँ खड़े हुए थे, पहली पोजीशन ए ये थी। अब अगली पोजीशन, नई पोजीशन बी ये है। अब आप बताइए, अब पूछ ये रहा है कि ए और बी में कितना डिफरेंस है, यानी कितना शिफ्ट हुआ है। ये है क्वेश्चन, सिंपल सा। तो देखो, ये 80 है यहाँ से यहाँ तक, पहले 80 पे थी, बोलो। अब कहाँ पे खड़ी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है? ये वाली 60 होगी। 60 यस। हाँ, तो ये 60 है और ये पूरा 100 है, तो ये कितना होगा? 40। हाँ, तो 40 जिनका भी आंसर आया तो बिल्कुल सही है। सबको समझ में आया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एनटीएससी में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग करेंगे आगे। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। ये हम देख चुके थे क्या, इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में कैसी होती है, ठीक है। पहली हमने देखी थी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो तो कैसी इमेज बनती है। इमेज बनती है सी एंड एफ के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड होती है और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है साइज में, ठीक है। चलो इसको देखो, रियल लाइफ देख लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ये मिरर की पोजीशन है और ये हमने स्क्रीन रख दी है बीच में, ठीक है। याद है क्लास में? याद क्लास में है? नहीं है? चलो अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी उनको। अब देखिए स्क्रीन यहाँ बीच में रखी है हमने। अब ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे इमेज देखो, दिख रही है बनती हुई? यस सर। क्लियर है सबको? दोबारा तो नहीं देखना? हाँ, आगे चलते हैं। ये दूसरा केस था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है नीचे ही,
ठीक है, चलो इसका भी देख लेते हैं। ये देखिए, जब आप स्क्रीन पे बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी, देखिए बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और बिल्कुल ठीक उसके नीचे आ जाएगी। इमेज इन्वर्टेड है, ये इमेज है, क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। ये है इमेज, उल्टी है, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बिल्कुल ठीक नीचे बन रही है ऑब्जेक्ट के। यस। आगे चलिए, ये दूसरी पोजीशन थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली जाएगी। तो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देख ही चुके थे, आइए अब इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो ये देखिए, हमने लाके मिरर को, ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये देखिए इमेज आपको दिख रही है इन्वर्टेड, काफ़ी धुंधली सी है, बोलिए। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट आपका, और ये देखिए इमेज कुछ दिख रही है आपको धुंधली सी, इन्वर्टेड। यस सर। हाँ, और बड़ी है नहीं बड़ी है, इनलार्ज है। यस। हाँ आगे चलते हैं। ये कौन सी कंडीशन थी कि जब हम फोकस पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। अच्छा, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी इमेज बनती है। अब इन्फिनिटी की इमेज को हम क्या स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? नहीं मिल पाएगी हमें। हाँ, तो आगे चलते हैं। एक केस और रह गया है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्चुअल वाला। सिंगल केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है हमारी। क्लियर? कौन सा केस है, चलो देखते हैं वो। ये देखिए, ये तो एफ एंड सी वाला है, ये तो हम लोग देख भी चुके थे, चलो फिर से देख लेते हैं इसको। ये आके यहाँ पे बन रही थी जब बियॉन्ड, अब ये रखा है आपका मिरर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे आपके कंप्लीट हो गए। हाँ बेटा, अब देखिए, अब क्या, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो आप वो क्वेश्चन एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, पहला वाला, ठीक है बता देंगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉनकेव मिरर की सारी हमने जितनी अब तक इमेज फॉर्मेशन पढ़ी हैं वो इस वीडियो में देखिए आप, अलग अलग पोजीशंस पे। ये बताइए सबसे पहली कहाँ पे है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच की है ये। अब आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपकी इमेज इन्वर्टेड होती चली जाएगी, उल्टी होती चली जाएगी। ये देखिए, ये देखिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ये। अब धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहे हैं तो इनकी इमेज बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इन्वर्टेड है लेकिन सेम साइज की बन रही है। अब जितना और पीछे चलते चले जाएंगे इमेज अब क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होती चली जाएगी। हाँ छोटी है लेकिन इन्वर्टेड है, देखिए उल्टी बन रही है। ठीक है, पहली वाली जो कंडीशन थी फिर से देखते हैं। हाँ, पहली वाली कंडीशन कौन सी है जिसमें इरेक्ट इमेज बन रही है? देखो ये फोकस और पोल के बीच की है जब वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल है तो काफ़ी बड़ी बनती है। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे आप तो इमेज उल्टी हो जाएगी आपकी। अब सारी कंडीशन में उल्टी इमेज बनेगी, छोटी होती चली जाएगी जैसे जैसे मिरर से दूर जाएंगे और उल्टी ही रहेगी यानी इन्वर्टेड रहेगी। ये सारे कॉनकेव मिरर के सारे केसेस हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए, पहला क्या देखा हमने, इन्फिनिटी वाला, फोकस पे सारी रेस को मिला देता है लाके।
और पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनती है और रियल इन्वर्टेड होती है। दूसरा क्या देखा था, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी में कहाँ बन रही थी, एफ और सी के बीच में डिमिनिश थी और रियल इन्वर्टेड। फिर सी पे आते हैं तो सेम साइज़ की बनने लगती है। सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पे इमेज जो है वो आपकी सेम साइज़ की बनती है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, दूसरा ये वाला बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती है, इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे वही सारे रूल यहाँ अप्लाई होंगे, बस अब मिरर चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अब हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर का जो हिस्सा होता है वो पॉलिश्ड होता है और जो बाहर का होता है वहाँ रे आती है, वहीं आपकी इमेज बनती है। तो सबसे पहला रूल वही है इसमें। अब इसमें क्या होगा, ये पोल हो जाएगा आपका, फोकस राइट साइड में होगा कहीं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हमको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ क्या इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम जानते हैं कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या करेगी वो। और एक और चीज़ है, पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे जा रही है, सपोज करिए मिटेगा नहीं, अब पैरेलल जाने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट कर गई रे। तो ये हमें क्या आइडिया दे रही है बताइए। अगर रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट करके किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा हुआ है कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती हैं। बोलो, पढ़ा है ना भाई, कॉन्केव में ऐसा पढ़ा है हमने। तो कॉन्केव का रूल इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। कॉन्केव में हमने पढ़ा था अगर पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाएगी वो फोकस है। अब यहाँ पे इसी रूल को कैसे यूज करेंगे कि अगर पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में चली जा रही है तो इसका मतलब ये है, हाँ, इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस पे मिलनी चाहिए जाके। तो पहला रूल ये याद रखो कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी डायरेक्शन में जाएगी वो डायरेक्शन को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर फोकस पे आके मिल जाएगी आपको। दूसरा रूल क्या है, दूसरा इसी का रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यही समझ लेते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, राइट साइड में हो गया आपका फोकस और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले क्या कर रही थी, पैरेलल आ रही थी, अब आप क्या करेंगे, एक किसी पर्टिकुलर एंगल से डालते हैं। अगर इस पे रे, मान लीजिए आप यहाँ टॉर्च लेकर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से टॉर्च लेकर खड़े हैं और यहाँ से आपने किसी एक एंगल पे इस पे रे डाली मिरर पे, और जैसे ही वो मिरर पे टकराई और टकराने के बाद वो पैरेलल हो गई। अब जैसे ही ये फिनोमेना आपको दिखे तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा सिर्फ किस केस में होता है। हम यहाँ देख चुके हैं कॉन्केव में। कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे तभी होती है जब वो फोकस से होकर जा रही हो। बोलिए, देख चुके हैं। तो अगर यहाँ कोई भी रे आप मिरर पे डाल रहे हैं और वो उससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो ये दोनों रूल आपको कॉन्केव मिरर के रूल से ही निकालने पड़ेंगे, उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें फोकस दिखता नहीं है। इधर इसके मिरर के सामने फोकस होता नहीं है, मिरर के पीछे होता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, चलो तीसरे रूल पे भी आते हैं, पहले देख लेते हैं। पहला रूल समझ में आ गया सबको? देखिए, पहला रूल क्या था कि एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या दिखाएगी कि वो टकरा के जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ मिलेगी आके आपको, फोकस पे। ठीक है, a ray parallel to the principal axis after reflection will appear to coming from the principal focus of a convex mirror। यानी ये टकराने के बाद जिस भी डायरेक्शन में जाएगी वहां जो भी इंसान खड़ा होगा उसको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है, उसको लगेगा कि वो रे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है।
ठीक है, समझ? हाँ, आगे चलते हैं। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था कि अगर आप रे को, यहाँ आप खड़े हो जाइए और यहाँ से इस रे को अगर आप भेजिए यहाँ पे किसी एंगल से, तो ये रे टकराने के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये आपने फोकस से इस रे को भेजा है, यानी उस पॉइंट से भेजा है जो पॉइंट बिल्कुल फोकस की लाइन में पड़ रहा होगा। देखो फोकस की लाइन है ना ये वाली पूरी, ध्यान से देखो। हाँ, तो वो पॉइंट जो है वो फोकस की उसी लाइन में पड़ रहा होगा जहां से आपने भेजा है। अदरवाइज ये वाला फिनोमेना ना दिखाता कभी भी, ऐसा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब फोकस से ही होके आ रहा होगा। तो दूसरा रूल ये हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? सर एक बार लास्ट स्क्रीन में आप जैसे नोट करें ये वाला? यस सर, जस्ट अरे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे नोट्स चले जाएंगे आपके पास, ये नोट्स हम भेज देंगे। चलो कर लो, फिर भी कुछ लिखना चाहते हो कुछ नोट वो वाली चीज़ें किया करो जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे। कई सारी चीज़ें हम यहाँ बोलते हैं वो नोट्स में नहीं लिखी होती हैं, उनको जरूर नोट किया करो, इसलिए नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठा करो। बाकी जो नोट्स में लिखा है ना ये हम भेज देंगे, इसको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये फिगर बनाने की ज़रूरत है, ये भेज देंगे, उसके बाद देख के इसकी कॉपी बनाना। हाँ, आगे चलते हैं। देखो तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल कॉनकेव मिरर का क्या था, पहले उसको रिकॉल करते हैं। कॉनकेव मिरर का रूल ये कहता था हमको कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो क्या होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फिर वो बाउंस बैक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। अच्छा, कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, देखना बेटा ध्यान से। कॉन्वेक्स के केस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे? वही चीज़ बहुत आसान है कि यहाँ राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है और राइट साइड में ही फोकस है। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लो हमने नीलेश को यहाँ खड़ा कर दिया। नीलेश है क्लास में? ठीक है, नहीं है? और यहाँ से इन्होंने रे को डाला। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ से रे को डाला, रे ने क्या किया, बाउंस बैक कर गई वो। अब अगर आप रे को कॉन्वेक्स मिरर पे डाल रहे हैं और वो जहां पे जिस लाइन में जा रही थी उसी लाइन पे बाउंस बैक कर गई, तो आपको क्या, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए आपको कि वो रे कहां से आ रही होगी? वो रे आ रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से ही आ रही होगी, तभी वो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई यहां भी 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो नॉर्मल वाली लाइन से कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगी तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो वो बाउंस बैक करेगी, यानी उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगी। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यस। तो यहाँ क्या था बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में हमें तीनों लॉ एज्यूम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में दिया हुआ है, मिरर के पीछे है, तो आप बिल्कुल क्लियरली कुछ चीजें कह नहीं सकते, आपको बिहेवियर देखकर ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो तीनों लॉ हमने पढ़ लिए। अब पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो जो पैरेलल रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं, और फिर उनको आप पीछे प्रोड्यूस करें तो वो कहाँ मिलेंगी जाके, फोकस पे। बोलो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वाइड एंगल व्यू वाला पढ़ा था, ये वाइड एंगल व्यू सब याद होगा। तो इसी के लिए इसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। गाड़ियों में, बाइक्स में, कार में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, पीछे देखने वाला शीशा जो लगा है, वो उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक साथ इमेज बना देता है, आपको वाइड एंगल व्यू देता है पीछे का। बहुत सारी छोटी छोटी कारें, गाड़ियाँ सब आ रही हैं, सबकी छोटी छोटी इमेज बना देगा। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। अब दूसरा केस क्या है इसका, वो बहुत आसान है। दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा केस ये है बेटा कि ये है कॉन्वेक्स मिरर आपका। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप इन्फिनिटी वाला केस तो पढ़ चुके हैं, अब जरा इन्फिनिटी से पास ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। इन्फिनिटी से जब हम पास लाते हैं तो मान लो हमने यहाँ रख दिया उठा के, अब इधर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं जो आप बोलेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड पोल। ये सब यहाँ नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सब यहाँ है। भाई फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, पोल यहाँ है, तो ये सब चीज़ें अब यहाँ नहीं बोल सकते। बस अब यहाँ ये बोल सकते हैं कि वो
इन्फिनिटी पे नहीं है, मिरर के पास में ही रखा हुआ है या मिरर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ए बी बना दिया। अब क्या होगा, हमने 3 लॉ पढ़ रखे हैं। पहला लॉ लगाते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, पैरेलल भेजते हैं। पैरेलल भेजेंगे हम तो क्या होगा, पैरेलल भेजेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन चली गई इधर। अब जब इधर चली गई तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रही होगी। इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। बोलो, पहला रूल यही था। हाँ, अब दूसरे रूल के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। बहुत तरीके ये हैं कि आप किसी एंगल पे रे को भेजें, लेकिन एंगल पे कैसे भेजेंगे, क्योंकि वो तो यहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो यहीं है। तो आपके पास एक अच्छा तरीका है कि आप क्या करें कि आप पोल से गुजार सकते हैं। पोल से तो गुजार सकते हैं ना, पोल से गुजारते हैं और वो ऐसे निकल आएगी। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो रे आई है रिफ्लेक्ट होके, इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये रे कहीं आगे किसी से मिल नहीं रही है। ठीक है, तो रियल इमेज तो नहीं बनेगी। तो हमें क्लियर हो गया कि दोनों रेज आपस में मिलने वाली नहीं है। एक रे यहाँ जा रही है देखो, दूसरी यहाँ जा रही है, कभी मिलेंगी क्या, डाइवर्ज हो रही है ना, तो कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी तो पीछे प्रोड्यूस करो। तो एक को तो प्रोड्यूस करके ला चुके हैं एफ पे, जरा दूसरी को प्रोड्यूस करते हैं, ये देखते हैं कहाँ पहुँचती है। तो इसको पीछे ले गए हम ऐसे करते हुए, ये यहाँ मिल गई दोनों, देखिए क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। यस सर। हाँ, अब आपको नहीं लग रहा ये इमेज बन जाएगी ऐसे, ये हो जाएगी ए डैश, ये बी डैश। तो जरा इमेज के बारे में कुछ लिखें। तो इमेज की पोजीशन क्या है, लोकेशन या पोजीशन, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, नेचर क्या है, हाँ, वर्चुअल इमेज कैसी होती है। अरे नहीं बेटा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। मतलब वर्चुअल है, सीधी है या उल्टी है, तो सीधी होती है तो इरेक्ट बोलेंगे। अच्छा, अगली चीज़ क्या बची, साइज। साइज के बारे में क्या ख्याल है, छोटा है बड़ा है, डिमिनिश्ड होगा। तो ये हो गया कि जब आप इसको बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो आपकी इमेज बन रही है पोल एंड फोकस के बीच में। अब आगे की अगर हम सिचुएशन को स्विच करें कि इस ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाकर ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ या यहाँ पे ले आएँ, तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब इसके लिए आपके जीवन को हम बहुत आसान कर देते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लेकर आइए, ठीक है, यहाँ बढ़ाते हुए, चाहे यहाँ ले आइए, चाहे यहाँ ले आइए, चाहे कितना भी आगे ले आइए, कितना भी छेड़छाड़ करिए इसकी पोजीशन के साथ, इसको कहीं आगे पीछे ले जाइए, इमेज विल ऑलवेज बी बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही लाया करेगी। वो अपनी पोजीशन, आप लोकेशन बदलने वाली नहीं है, ना लोकेशन बदलेगी, ना उसका नेचर बदलेगा, यानी वो डिमिनिश्ड ही रहेगी, ठीक है, वर्चुअल ही रहेगी, इरेक्ट ही रहेगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही बनेगी और लोकेशन भी वही रहेगी। यानी नो मैटर हाउ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the position, the location and the nature and the size of the image will remain same। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। जो इस केस में है वही सारे ही केसेस में रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे है और या तो इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं रख दिया है आपने उठा के। तो इन्फिनिटी पे है तो आपको पता है कि वर्चुअल इमेज बनती है और फोकस पे आके सब मिलती हैं, और दूसरा केस अभी हमने देखा कि पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी पे। पहला केस वो वाला था ना, जब इन्फिनिटी से आ रही होती हैं रेज ऐसे पैरेलल, ये इस तरह से पैरेलल रेज क्या करेंगी, इधर उधर भाग जाती हैं ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे। इन सारी रेज को जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो ये आकर एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसको हम फोकस कहते हैं, ये फोकस। क्लियर है, बोलो। हाँ, तो ये इसमें 2 केस पढ़ने हैं आपको, ये वाला एक केस और एक इन्फिनिटी वाला केस जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। ये देखिए 2 ही केस हैं इसमें, पहला है इन्फिनिटी पे जब रखा हो और दूसरे में इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, यानी मिरर के बीच में, वही चीज़ है, इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं पे भी रख दिया आपने उठा के। ठीक है, क्लियर है।
कोई डाउट किसी को? ये हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में जितनी इमेज फॉर्मेशन थी वो सब पढ़ ली हमने। अब अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए क्या करते हैं कि मिरर फॉर्मूले पे काम करते हैं हम लोग कि मिरर फॉर्मूला कैसे बनेगा। ब्लैंक क्या हो रहा है? देखो एक केस लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा कि ये मान लीजिए आपका क्या है, ये हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पे। कॉनकेव मिरर के केस से ही हम बना लेंगे। मिरर फॉर्मूला कैसे आया बताते हैं तुम लोग को। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये रखा आपका फोकस और ये रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ से हमने पहली रे भेजी। वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, जैसा कि हमें मालूम है ना। बोलिए दूसरी रे कहाँ से भेज दी हमने? मान लो पोल से भेज दी। पोल से भेजी तो वो कुछ तो गड़बड़ होनी है। ए यार सीधी लाइन नहीं बन रही है। आईपैड में यही आराम रहती है, कुछ सीधी बनती है लाइन उसमें। ये मान लीजिए यहाँ कहीं आकर आपकी ये इमेज बनती है। बोलो सबको क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढ के बताइए जो आपस में बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल। पता है किसको कहते हैं तुम लोग को? नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अलग होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल अलग होते हैं। देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं पहले समझाते हैं आज। सिमिलर ट्रायंगल ये होते हैं, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाली साइड मान लीजिए है 4, और ये वाली साइड मान लीजिए है 4 इसकी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता ये है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है कि अगर हम इस ट्रायंगल को छोटे वाले ए वाले ट्रायंगल को जूम आउट करें तो ये इस बी की तरह बन जाएगा। ये जो ए वाला है ये बी की जूम्ड इन मतलब जूम्ड आउट जो है वो पिक्चर है। इसको जूम्ड आउट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। इसको अगर हम जूम्ड इन करें तो ये बड़ा हो जाएगा बी की तरह। बोलो हाँ। तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसमें वो वर्जन एक दूसरे का छोटा या बड़ा वर्जन होते हैं, यानी उसको अगर आप बड़ा करते चले जाइए तो बिल्कुल वो बड़े वाले ट्रायंगल पे बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। यानी इसको अगर हम ए वाले को धीरे धीरे बड़ा करें तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा आएगा जो बिल्कुल बी के जैसा हो जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल लगेगा बी की तरह। क्लियर है? तो अब एक चीज समझो, ऐसा होता क्यों है?
अब ये तुम लोग बहुत डिटेल में तो मैथ्स में पढ़ोगे लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ। कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज़ होती है, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या होगा कि अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो ज़रूर है ना, तभी तो आप इसको जब बड़ा करते हैं तो वो बिल्कुल उसी के बराबर हो जाता है एक टाइम पे आके। अब सिमिलैरिटी क्या है, क्या साइज़ बराबर है दोनों का? बोलो भाई, साइज़ तो नहीं बराबर है। मान लो इसकी ये 4 है और इसकी हो सकता है 2 ही हो, साइज तो नहीं बराबर है। क्या चीज बराबर है? एंगल बराबर होते हैं। हाँ, एंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, एंगल बराबर होते हैं। या तो दो ट्रायंगल में आपस में मिनिमम 2 एंगल बराबर हो जाएं, और या तो उसकी सारी साइडें बराबर हों, ठीक है। या तो आपस में सारी साइडें बराबर हों तो 2 ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर कहलाएंगे, या तो उनमें क्या बराबर हो जाए, 2 एंगल बराबर हो जाए। क्लियर है? अब यहां देखिए कि ये कैसे आया आपका, देखते हैं। टाइम है भी, हम कल पाएंगे, चलो थोड़ा टाइम तो है। अब तुम्हें एक देखो यहां ध्यान से, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, एक ये वाला ट्रायंगल तुम्हारे सामने है और दूसरा तुम्हारे सामने एक और ट्रायंगल है, ये वाला देखो। ये दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है तुमको? देखो एक चीज, ये 90, ये दोनों राइट एंगल है, 90 डिग्री पे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 90 डिग्री है ये। एक तो ये एंगल दोनों में बराबर है, दूसरा ये एंगल भी बराबर है ना दोनों में। कौन सा वाला बराबर है बताओ? दूसरा कौन सा एंगल बराबर है? ये वाला ना, बोलो। हाँ, ये एंगल बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लॉ लग रहा था यहाँ पे। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हो जाएंगे तो वो सिमिलर कहलाते हैं, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। अरे तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा ना। तो अगर 2 एंगल बराबर हो गए हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा 180 माइनस सम ऑफ द 2 होगा, और दूसरे में भी तीसरा 180 माइनस सम ऑफ द 2 होगा। तो अब ऐसे 2 ट्रायंगल जिसमें 2 एंगल बराबर हो जाते हैं वो सिमिलर कहलाते हैं। तो अब यहां देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है मिरर से, उसको हम u से लिखते हैं, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम v से लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? बोलिए। और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको हम ho से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट, और जो इमेज हाइट होती है उसको hi से लिख देते हैं। अब इसमें रूल होता क्या है? रूल ये होता है कि अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। साइड्स का रेशियो बराबर होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसकी एक साइड 4 है और इसकी दूसरी साइड 6 है, तो इसकी दूसरी साइड 3 है, तो ये दोनों अगर एंगल इनके बराबर हैं और ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। देखो 4/2 बराबर हो जाएगा 6/3 के। क्या ये बराबर है? यस सर। हाँ, देखो 1/2 सॉरी 2 इक्वल हो गया। हाँ, 2 इक्वल हो गया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/1 है, यहाँ पे भी 2/1 है। तो 2 ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं बताओ भाई? u/v बराबर हो जाएगा किसके? HO/HI। बोलिए, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? नहीं आई? बोलो बेटा, आई? कुछ तो आई होगी, थोड़ी बहुत। पूरी आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलो आ गई तो हम आगे चलते हैं, अपना कुछ सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब इनके अलावा बताओ कौन से ऐसे 2 ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं जो कॉन्ग्रुएंट लगे? ध्यान से देखो, देखो हम बताते हैं कौन कौन से 2 हैं। मुझे लग रहा है एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ध्यान से। दूसरा कौन सा दिख रहा है? दूसरा ये भी है, छोटा सा। हाँ, दोनों ट्रायंगल है ना सर। उसमें तो सर वो मिरर, अरे यार मिरर नहीं है तो उसका तुम टेंजेंट लेकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसको। ये बहुत बड़ा मिरर है ना,
तो जो कितना बड़ा भी स्फेरिकल मिरर होगा, छोटे छोटे, हमने बताया भी था एक दिन, छोटे छोटे वो प्लेन मिरर से ही मिलकर बना होगा ना, तो इसको तुम स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े मिरर के लिए होगा वो स्फेरिकल मिरर, छोटे मिरर के लिए वो प्लेन मिरर ही हो जाएगा। तो ये देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, ठीक है। अच्छा ये दोनों और कौन से दूसरा एंगल इक्वल है बताओ जरा, एक तो हो गया, कौन से? यस, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकली अपोजिट किसी ने बोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखो है ना, बोलो। अब एक चीज देखो यहाँ ध्यान से, इसको मिटाते हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाते हैं। ये आपका फोकस था और ये पोल है, ये फोकल लेंथ होगी, बोलो होगी ना। अब यहां देखिए ध्यान से, ये वाली लेंथ क्या होगी ये बताओ जरा। नहीं, वो क्यों लेंगे, एक बार तो फोकल लेंथ ले ली ना हमने, एक बार फोकल लेंथ ले ली हमने, क्या ये वाली लेंथ को हम v माइनस एफ नहीं लिख सकते इसको? बोलो, लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। और ये वाली तो एच ओ हो जाएगी ना, ये वाली, तो अब फिर से लिखते हैं जरा, क्या होगा, एच ओ अपॉन एच आई, दूसरी कौन सी साइड्स हो जाएंगी, v माइनस एफ अपॉन v नहीं एफ, सॉरी, v माइनस एफ अपॉन एफ होगा ना। एक ये वाली साइड लेते हैं, ये वाली, और दूसरी कौन सी लेंगे, ये लेंगे, तो ये f आ जाएगा इसके नीचे, ये वाली साइड, ये वाली, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक साइड तो बराबर है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, एक साइड तो बराबर है ना, तो एक साइड बराबर तो क्या कर सकते हैं बताइए, दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी, कर देते हैं बराबर, चलो जल्दी से, क्या हो जाएगा ये आपका आ जाएगा u अपॉन वी इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन एफ, ये हो जाएगा, बोलिए। हाँ, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं क्या, अब इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि इससे आपको ये लाना है निकाल के, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। इससे आपको यहाँ तक का जर्नी अपने आप करनी है। नेक्स्ट टर्न पे बताइएगा हुई नहीं हुई, नहीं होगी तो हम समझाएंगे, बोलो ठीक है, ट्राई करना। इसको मॉडिफाई करते हुए यहाँ तक आना है। अब आ गया आपका मिरर फॉर्मूला, प्रूव हो गया आके, क्लियर है, ठीक है। नहीं होता है तो हम नेक्स्ट टर्न पे कराते हैं। इसको नोट करिए, यहाँ से यहाँ आपको अपने आप से लाना है। यहाँ तक तो आ गए ना, ये तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।